क्लासेज। आज के इस वीडियो में हम 12th के केमिस्ट्री के 7 चैप्टर द पी ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात पी ब्लॉक के तत्व के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन की विधि, गुण तथा उपयोग के बारे में अध्ययन करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क्स में आपके बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस पे VVI का मार्क लगा रखा है। तो आप जाएंगे जब एग्जाम देने के लिए तो आप इस वाले क्वेश्चन को जरूर देख करके जाएंगे कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स का होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि आप सभी अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे द्वारा दिए गए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन जो है, हैबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन की विधि, गुण तथा उपयोग लिखे। हैबर विधि हमारे एनसीईआरटी में दे रखा है, बट अगर आप देखिए किसी अदर किताब में तो उसको हैबर लिखा हुआ है, तो हैबर भी आप उसको पढ़ सकते हैं या हाबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंग्लिश करके रूपांतर करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाता है। अब बात आती है अमोनिया का उत्पादन कैसे होता है। इसको जानने से पहले हम अमोनिया का अणु सूत्र जानते हैं। तो अमोनिया का जो अणु सूत्र है वो NH3 होता है, जिसका परमाणु अणु भार हो जाएगा 17, अर्थात N का 14 और H का 1 होता है तो 3। उपस्थिति, अमोनिया जो होता है वह सूक्ष्म मात्रा में वायुमंडल में थोड़ी सी मात्रा इसकी पाई जाती है। मिट्टी तथा जानवरों या मनुष्यों के पेशाब में जो यूरिया उपस्थित होता है उसमें गंध निकलती है, उस गंध में वो अमोनिया की गंध ही होती है। ठीक है, तो उसमें पाया जाता है। तो अर्थात ये देखा जाए तो यह मुख्यतः वायु में, मिट्टी में और यूरिया में मुख्य रूप से पाया जाता है। अब प्रयोगशाला में कैसे बनाया जाता है, तो प्रयोगशाला में इसका क्वेश्चन मेन आपको याद रखना है हैबर विधि। जो हैबर विधि होगा वो आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट मैं आपको यहाँ एनसीईआरटी पूरा कराता हूँ, इसीलिए आपको एनसीईआरटी के लिए अनुसार मैं आपको प्रयोगशाला विधि भी कराऊंगा। तो प्रयोगशाला विधि पहले हम लोग देखेंगे, तब हैबर विधि देखेंगे। ठीक है, अगर आपके पास केवल हैबर विधि पूछा जाता है ऑब्जेक्ट वहां पर बोर्ड परीक्षा में, तो आप हैबर विधि ही केवल लिखिएगा, प्रयोगशाला छोड़ दीजिएगा अगर आपके पास समय ना हो। ठीक है, तो चलिए पहले प्रयोगशाला विधि देखते हैं। तो प्रयोगशाला विधि क्या है, जब यूरिया का फॉर्मूला आप जानते होंगे NH2CO NH2, यूरिया का जल अपघटन किया जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है। जब यूरिया का हम जल अपघटन करते हैं तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और ये अमोनियम कार्बोनेट एक अस्थायी यौगिक होता है जिसको पुनः गर्म किया जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या प्राप्त होता है, हमें अमोनिया प्राप्त होता है। अर्थात यूरिया NH2CO NH2, यही है यूरिया का फॉर्मूला। जब इसका जल अपघटन करते हैं अर्थात इसको जल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या बनता है, अमोनियम का NH4 अमोनियम और कार्बोनेट बनता है। कार्बन का CO3 होता है। कार्बोनेट की संयोजकता 2 होती है, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, अब प्लस ये बना, बस इतना ही बनता है, अमोनियम कार्बोनेट बनता है। ये अमोनियम कार्बोनेट एक अस्थायी यौगिक है, जिसके कारण ये दोबारा जब इसको हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो अमोनियम से अमोनिया हमें प्राप्त होता है, और जो कार्बोनेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाता है, और जो इसमें जो H होता है वो जल के साथ मिलकर जल के रूप में वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये 3 हमारा प्रक्रिया होती है। जब इसको करते हैं जलवाष्प बन जाता है, CO2 गैस के रूप में बाहर निकल, और अमोनिया भी गैस के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसे हम लोग ठंडा करके एक जगह प्राप्त कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्रयोगशाला विधि आपको समझ में आई। जब यूरिया को जल अपघटित किया जाता है तो अमोनियम कार्बोनेट बनता है, और इसे गर्म करने पर क्या बनता है, अमोनिया बनता है। अब इसको हम संतुलित कर देते हैं, N एक बार, N दो बार, H यहाँ पे 4 बार, H यहाँ पे 4 और 2 × 8 बार, C यहाँ पे 1 बार, C यहाँ पे 1 बार, O यहाँ पे 1 बार, यहाँ 1 बार है, 1 बार है, यहाँ पे कितने बार है, 3 बार है। O यहाँ 2 बार, यहाँ पे 3 बार, मतलब 1 बार अधिक हो रहा है। फिर यहाँ पे H जो H तो मिला नहीं है, मतलब O गड़बड़ा रहा है और यहाँ का H गड़बड़ा रहा है। यहाँ का H कितना है, 4 और 2 6, मतलब 2 H कम हो रहा है। अगर हम यहाँ 2 दे दें तो H कितना हो जाएगा, 4 4 8, मतलब बराबर हो गया, और यहाँ पे O 1 और 2 3, तो यहाँ पे भी 3। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमोनियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो NH3 बनता है। यहाँ N 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। H यहाँ पे 4 × 8 बार है, 3 × 6 2 8 बार, और C 1 बार, C 1 बार, O O2।
कंप्लीट ये बनता है। तो इस विधि को हम लोग कौन सी विधि कहते हैं? प्रयोगशाला विधि कहते हैं। ये प्रयोगशाला में इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता है। हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का उत्पादन होता है उसे हम लोग औद्योगिक विधि भी कहते हैं, क्योंकि उद्योगों में हैबर विधि द्वारा अमोनिया का बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है। तो हैबर विधि का क्या है इसके बारे में चलिए देखते हैं। तो हैबर विधि में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, दो गैसें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैसों को आपस में जब संयोग कराया जाता है तो जिसके फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है? अमोनिया प्राप्त होता है। अर्थात नाइट्रोजन गैस N2 प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस, जब दोनों को आपस में क्या कराया जाता है? मिश्रित किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? NH3 प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। ये भी गैस फॉर्म में होता है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं इसमें क्या होता है, जब इनको गर्म किया जाता है तो इनको थोड़ी सी मतलब इन अभिक्रिया के लिए ऊष्मा दी जाती है, अर्थात कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसके ऊष्मा शोषी का मान होता है 46 पॉइंट माइनस का होता है, क्योंकि ऊष्मा शोषी है, माइनस का 46.1 किलो जूल मोल माइनस 1, अर्थात किलो जूल प्रति मोल। ठीक है, तो यह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा ली जाती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से देखते हैं, हैबर विधि द्वारा जो अमोनिया का उत्पादन होता है उसमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन दोनों का आपस में संयोग कराया जाता है जिसके फलस्वरूप हमें अमोनिया प्राप्त होता है। उसकी अभिक्रिया यह रही नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बराबर NH3। अब यहाँ हम देखते हैं कि यह अभिक्रिया कैसी है। यह अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। क्लियर, ऊष्मा शोषी। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे भी गैस है, यहाँ गैस है, यहाँ गैस है। इसका आयतन देख लेते हैं, पहले संतुलित कर लेते हैं। N कितने बार है? यहाँ पर 2 बार है, यहाँ N 1 बार है, यहाँ 2 लगा देते हैं। अब H कितने बार है? यहाँ पर 2 बार है और यहाँ 3 गुना 6 बार है, यहाँ 3 लगा देंगे, हो गया। इसका कितना आयतन है? 1 आयतन है। पहले इसको एक मिनट के बाद देखते हैं, पहले आयतन लिख लेते हैं। इसमें कितना है? 1 अनुभाग ले रहा है तो इसका कितना आयतन हुआ? 1 आयतन। इसमें कितना आयतन है? 3 आयतन है। और इसमें कितना आयतन है? 2 आयतन है। अर्थात हमने देखा यहाँ वाले में 1 आयतन और 3 आयतन। LHS में यहाँ पे 4 आयतन हो जा रहा है, यहाँ पे कितना आयतन हो रहा है? 2 आयतन हो रहा है। अर्थात आयतन में यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। आयतन में यहाँ पे क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो लिखेंगे उपरोक्त अभिक्रिया ऊष्मा शोषी, उपरोक्त अभिक्रिया क्या है? ऊष्मा शोषी उत्कर्मणीय। अब बोलिएगा उत्कर्मणीय क्यों है? क्योंकि ये वाला चिन्ह जो है उत्कर्मणीय को दर्शाता है, मतलब रिवर्सिबल। इससे ये बन सकता है और इससे दोबारा ये बन सकता है। ये चिन्ह जो है आप देख रहे हैं इसको उत्कर्मणीय का चिन्ह कहा जाता है। जैसे यहाँ पे मिला, इससे ये भी बन सकता है, इससे ये भी बन सकता है। तो यह अभिक्रिया जो ऊपर के है ऊष्मा शोषी उत्कर्मणीय है। इसमें आयतन में क्या हो रही है? कमी होती है। ठीक है, इसमें आयतन में क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। कैसे? इधर कितना आयतन था? इधर था 4 आयतन, इधर कितना बन रहा है? 2 आयतन। आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार, इसलिए लासातेलिय सिद्धांत के अनुसार लासातेलिय सिद्धांत जो है वो किसके लिए है? तो वो किसी भी अभिक्रिया के महत्तम होने, बहुत अच्छे तरीके से होने के लिए एक सिद्धांत दिया गया था सतेलिय द्वारा, तो उसको लासातेलिय सिद्धांत कहा जाता है। इस सिद्धांत को उन्होंने बताया था कि उस अभिक्रिया में तापमान कितना रखा जाए, कितना दाब रखा जाए, या कितने उसमें कौन से उत्प्रेरक की उपस्थिति की जाए जिससे वो अभिक्रिया क्या हो सके? तेज गति से हो सके। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गैस में क्या हो रही है?
ये तीनों कौन से फॉर्म में? गैस में है। और यहाँ आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है। जब आयतन में कमी हो रही है इसका मतलब अगर हम दाब को, प्रेशर को अधिक रखें जिससे हमारा अगर आयतन कम भी होता है तो उसको मैनेज कर लेगा। अर्थात इस सिद्धांत के अनुसार उच्च दाब, अगर हम प्रेशर अधिक रखें, उच्च दाब मतलब 200 ATM, ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक, दिखाई दे रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थात वायुमंडलीय दाब। उच्च दाब एवं उच्च ताप। उच्च ताप क्यों? अब आप बोलिएगा उच्च ताप क्यों चाहिए? क्योंकि हमने यहाँ देखा ये कौन सी अभिक्रिया है? उष्मा शोषी अभिक्रिया है। अर्थात उष्मा, ये अभिक्रिया उष्मा लेती है। लेती है इसका मतलब क्या हुआ? जब हम उष्मा देंगे तो ये अभिक्रिया बहुत जल्दी से होगी। अर्थात उष्मा शोषी अभिक्रिया में हमें टेम्परेचर कैसा चाहिए? हाई चाहिए। अगर उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती तो टेम्परेचर कैसा चाहिए? लो चाहिए। तो उच्च दाब एवं उच्च ताप, टेम्परेचर लगभग इसको चाहिए 700 की। उच्च दाब एवं उच्च ताप पर अब यहां हम देखते हैं कर्मणीय भी हो गया, उष्मा शोषी, हाँ उष्मा शोषी कर्मणीय, आयतन में कमी हो गया। अब आप यहाँ देखिए तीनों कौन से फॉर्म में? गैस फॉर्म में। तो आप एक चीज याद करेंगे, जब मैं आपको पीछे पढ़ा रहा था तो मैंने आपको एक बात बताया था कि याद रखिएगा, अगर कौन सा पार्ट पढ़ा रहा था आपको? पांचवा पार्ट पढ़ा रहा था। उसमें आपको मैंने बताया था कि यदि अगर दो फॉर्म गैस के रूप में है और दोनों की अगर हम लोग रिएक्शन करानी है तो अगर हम एक ठोस उत्प्रेरक देते हैं तो वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैस को अगर आप अभिक्रिया कराते हैं तो क्या उससे जल बनता है? कभी नहीं बनता है जल। परंतु अगर यह अभिक्रिया प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो, प्लेटिनम मतलब ठोस है, प्लेटिनम धातु, उसकी उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो तो H2 और O2 तुरंत मिलकर के क्या बना देते हैं? जल बना देते हैं। अर्थात H2 क्या है? गैस फॉर्म। ये भी किस रूप में है? गैस फॉर्म में। मतलब गैस जो होते हैं वो ठोस के पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। पढ़ा था आपने, उसमें बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। तो उसमें आपने पढ़ा था कि गैस ठोस जो होते हैं वो गैस जो होते हैं वो ठोस की पृष्ठ पर अधिशोषित होते हैं। अर्थात यहाँ पे जो गैस है अगर इसको हम किसी ठोस के पृष्ठ पे अधिशोषित कराएं तो यह अभिक्रिया बहुत तेज गति से होगी। तो लिखेंगे उच्च दाब एवं उच्च ताप पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा K2O पोटेशियम ऑक्साइड मिश्रित, याद रखिएगा एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा पोटेशियम ऑक्साइड मिश्रित लौह ऑक्साइड, ठीक है। लौह ऑक्साइड मतलब FeO। याद रखिएगा क्या क्या? एल्युमिनियम ऑक्साइड तथा K2O मिश्रित लौह ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया का उत्पादन अत्यधिक होगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार यहाँ क्लियर करता हूं मैं। उपरोक्त अभिक्रिया में ये उष्मा शोषी है, अर्थात यहाँ उष्मा निकल रही है, माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब उष्मा शोषी है। यह उत्क्रमणीय है, मतलब ये चिन्ह उत्क्रमणीय दर्शाता है। और इसमें आयतन में क्या हो रही है? कमी हो रही है, क्योंकि यहाँ 1 3 तो 4 होगा तो यहाँ 2 हो रहा है, आयतन में कमी हो रही है। इसलिए लास्ट सिद्धांत के अनुसार उष्मा शोषी है तो उच्च दाब, उष्मा शोषी है नहीं वो सॉरी ये गैस फॉर्म में है तो उच्च दाब चाहिए। उच्च दाब एवं उच्च ताप, ताप इसलिए क्योंकि उष्मा शोषी है। पर Al2 और K2O में से लौह X को यदि हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में डालें तो यह अभिक्रिया बहुत ही अधिक गति से होगी। यही है लास्ट सिद्धांत। तो हो गया हमारा हाबर विधि से अमोनिया का उत्पादन इस प्रकार से होता है। तो आप अच्छी तरीके से इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे, बिल्कुल अच्छी तरीके से 5 लाइन। तो अगर 5 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है कि हाबर विधि से अमोनिया का उत्पादन करें तो आपको इतना लिखना होगा, नीचे दिखाई दे रहा है, हाँ आपको केवल इतना लिखना होगा, आपका 5 नंबर मिल जाएगा यहाँ पर। परंतु 5 नंबर जो बोर्ड वाले ऐसे नहीं देते हैं।
अब आपने यहाँ हाइब्रिड विधि लिख दिया। अब इसके बाद एक दो गुण आप लिख देंगे और उपयोग लिख देंगे तो 5 मार्क को मिल जाएगा। तो पहले आप इसको अच्छी से उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अमोनिया के भौतिक गुणों के बारे में देखते हैं। मैं भौतिक गुण भी पढ़ाऊंगा और रासायनिक गुण इसके बाद कराऊंगा, ठीक है। तो पहले भौतिक गुण को देख लेते हैं। यह रंगहीन तीखी गंध वाली गैस होती है, मतलब इसकी गंध जो होती है बहुत तीखी होती है, दिखाई भी नहीं देती है ये। इसका हिमांक और क्वथनांक, हिमांक 198.4 और क्वथनांक 239.7 की होता है, ठीक है। इसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध होने के कारण आपको पता होगा जिस भी अणु में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है वे जल में विलय होते हैं। वो क्या होता है, जल में विलय होते हैं। अर्थात इनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है तो ये जल में क्या होगा, विलय घुलनशील होगा, जल में आसानी से घुल जाता है। फिर है अमोनिया की संरचना जो होती है वो त्रिकोणीय पिरामिडी, त्रिकोणीय पिरामिडी होती है। मैंने आपको पीछे पढ़ाया भी था, फर्स्ट ईयर में आपको मैंने कराया भी था कि इसकी जो प्रसंकरण होता है वो हमारा क्या होता है, sp3 प्रसंकरण होता है। कैसे होता है, तो आपने जाना था कि नाइट्रोजन उसका परमाणु संख्या 7 होती है, जिसकी वजह से इसका हो गया 1s2 2s2 and 2p3, यही होता है। तो इसमें s में क्या है, s में बाहरी कक्षा में यहाँ s में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और p में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके कारण यहाँ s और p3 मतलब sp3 प्रसंकरण पाया जाता है। अब sp3 प्रसंकरण किस प्रकार से होता है, तो यहाँ पे n होता है, n पर यहाँ पर 3 को 1 2 3 को यहाँ बंध इस टाइप का बनाए जाते हैं और यहाँ पर निर्जन युग्म होता है। निर्जन युग्म मतलब ये किसी से बंधन नहीं बनाता है, इसको हम लोग निर्जन या एकाकी युग्म कहते हैं। और ये वाला तीनों बंधन युग्म होता है। अगर हम इन तीनों संरचना को अगर हम इस तरह बना के देखें तो 1 2 और 3, ये 3 हुआ। आधार में कितना, एक त्रिभुज की तरह हो गया, मतलब इसको त्रिकोणीय कहा जाएगा। और ये जब ऊपर की तरफ इससे मिलेगा ऐसे 1 2 और ये भी मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, पिरामिड का निर्माण कर देगा। पिरामिड कैसा होता है, तो आपने मिस्र का पिरामिड देखा होगा, नीचे से आधार चौड़ा होता है, ऊपर जाते जाते संकीर्ण होते जाता है, वही यहाँ पे पिरामिड का निर्माण करता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिकोणीय पिरामिड, याद रखिएगा। और इसमें प्रसंकरण याद रखिए, कौन सा प्रसंकरण होता है, तो sp3 प्रसंकरण होता है। कौन सा प्रसंकरण, sp3 प्रसंकरण होता है। बात करते हैं, इसमें एक निर्जन युग्म होता है, एकाकी युग्म जो कि यहाँ पर है, निर्जन युग्म यहाँ सबसे ऊपर आप देख रहे हैं, ये निर्जन युग्म होता है। और इसमें 3 बंधन युग्म पाए जाते हैं, मतलब वो 3 किसी से भी बंधन कर सकते हैं। हाइड्रोजन से बंधन है क्योंकि NH3 है तो 1 2 3 बंधन युग्म पाए जाते हैं। इस निर्जन युग्म की उपस्थिति के कारण, ये निर्जन युग्म जो है इसकी उपस्थिति के कारण इसे हम लोग लुईस क्षार, ये लुईस क्षार की तरह व्यवहार भी करता है। अब बात करिएगा लुईस क्षार क्या होता है, तो आपके लिए पहली बार नया सुन रहे होंगे। लुईस क्षार वह क्षार होता है, मतलब लुईस क्षार का मतलब यहाँ पे होता है कि जब कोई भी अणु अपने निर्जन युग्म का दान करके किसी के साथ में निर्जन युग्म का कंप्लीट दान कर दे और निर्जन युग्म का कंप्लीट दान करके किसी के साथ में बंधन बनाता है तो उसे हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, लुईस क्षार कहते हैं। एक लुईस अम्ल होता है, लुईस अम्ल क्या कहेंगे, तो लुईस अम्ल लुईस क्षार का उल्टा होगा। उसमें क्या होगा, जो निर्जन युग्म को ग्रहण कर लेता है, जो अम्ल या अम्लीय अणु निर्जन अणु को, निर्जन युग्म को ग्रहण कर लेता है, उसे लुईस अम्ल कहते हैं। तो मैं इतना डीपली नहीं जा रहा हूँ, बस आपको जानकारी के लिए बता दिया। तो आप याद रखिएगा, निर्जन युग्म के कारण, ये निर्जन युग्म के कारण यहाँ पर इसे या लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। इसके नीचे इसकी संरचना ये बना लीजिएगा, आपके बुक में बिल्कुल अच्छी तरह बना हुआ है, आप आराम से बना सकते हैं। ये सब लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आराम से बस इसको रहने दीजिए, बस इसको आप बना लीजिएगा और इसकी संरचना आप याद रखिएगा। भौतिक गुण आपका समाप्त हो गया। अब हम लोग रासायनिक गुण को देखेंगे, तो अच्छी तरह से उतार दीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अमोनिया के रासायनिक गुणों को देखते हैं। तो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, ये रासायनिक गुण जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, ये आपके अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में तभी आप वहां दीजिएगा। अगर वो पूछे नहीं जाते तो आपको रासायनिक गुण देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम बार क्या हुआ कि केवल पूछा जाता है हैबर विधि से अमोनिया का उत्पादन कैसे किया जाता है और इसके उपयोग लिख के, बस इतना ही खाली पूछा जाता है। तो अगर आप वो गुण ना पूछा जाए तो आप रासायनिक गुण और भौतिक गुण मत दीजिएगा। चलिए मैं तो आपको एनसीईआरटी पूरा बुक कराता हूँ, इसलिए पूरा कंप्लीट देखते हैं हम लोग। अमोनिया का रासायनिक गुण, अमोनिया का रासायनिक गुण में पहला है जल के साथ अभिक्रिया। तो अमोनिया जल के साथ अभिक्रिया करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, अर्थात यह अमोनिया तो पहले हमने पढ़ा था कि अमोनिया क्षार है,
क्षार की तरह व्यवहार करता है। तो जब जल के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बनाता है। इसमें N की जो संयोजकता 5 हो जाती है। कैसे हो जाती है, तो वो अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है H के साथ में और OH के साथ में मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप बात करें यहाँ पर, तो ये आपका जो है लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, और ये कौन सा फॉर्म में होता है, गैस फॉर्म में। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, अमोनिया के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया। अमोनिया अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा, तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, अमोनिया एक क्षार है और अम्ल के साथ में कोई क्षार बनता है तो क्या बनाता है, लवण बनाता है। अर्थात अमोनिया NH3 गैस फॉर्म में, ये किसके साथ में, कोई एक अम्ल ले लेते हैं। बोले कौन सा अम्ल ले, जो अम्ल बोलिएगा वो आप ले सकते हैं। आप HCl भी ले सकते हैं, इसकी जगह पे H2SO4 भी ले सकते हैं। H2SO4 कोई भी लीजिएगा, सबके साथ में एक ही बनाएगा। ये लिक्विड फॉर्म में हो गया। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाता है, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड बनाता है। अर्थात अमोनियम क्लोराइड क्या है, विलयन है, जो कि किसका है, वो लवण है, अमोनिया का लवण है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे HCl की जगह अगर हम H2SO4 रख के बनाते, तो H2SO4 रख के बनाते तो सेम यही क्या बनाता, NaH का होल ट्विस SO क्या बनाता, 4 बनाता। ठीक है, ये भी लवण ही बनाता। तो ये मैं नहीं बोला क्योंकि ज्यादा आपको कारण से बता दें, जितना आपका है NCERT में उतना ही हम लोग आगे बढ़े। नेक्स्ट आगे अगर हम लोग देखें तो अगला है धातु के लवण के साथ अभिक्रिया। अब बोलिएगा धातु का लवण क्या होता है, तो धातु का लवण मतलब जैसे कि कोई भी धातु ले लेते हैं, कॉपर सल्फेट धातु का लवण है, जिंक सल्फेट धातु का लवण है। मतलब धातु और सल्फेट अगर मिलते हैं तो यहाँ धातु का लवण बनता है। क्लोराइड मिलता है तब भी बनता है, जैसे कॉपर क्लोराइड हो गया या आपका जिंक क्लोराइड हो गया, ये भी धातु का लवण होता है। तो धातु के लवण के साथ में अभिक्रिया करके क्या बनाता है, तो धातु का हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो देख लीजिए अमोनिया का जलीय विलयन, हमने यहाँ पर अमोनिया का जलीय विलयन लेना है। तो अमोनिया का जलीय विलयन आपने ऊपर पढ़ा था, क्या होता है जलीय विलयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो हम यहाँ कौन सा ले लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया AQ की अभिक्रिया किससे कराई जाती है, AQLS, ये सब जानते हैं ना, बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को, मैंने आपको पिछले चैप्टर में सब अच्छी तरह बताया था। तो AQ है, ये AQ रूप में होता है, किसके साथ में, धातु के लवण। धातु का लवण कोई एक ले लेते हैं, जैसे आपके NCERT में दे रखा है जिंक सल्फेट का एग्जांपल दे रखा है, तो मैं उसी को लेके यहाँ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, जिंक सल्फेट धातु का लवण भी AQ रूप में हो गया। जब इसके साथ ये अभिक्रिया करता है तो ये SO4 है, वो अपना इसको दे देता है और OH ये ले लेता है। अर्थात क्या बनता है, जिंक का हाइड्रोक्साइड बनता है। तो जिंक की संयोजकता 2 होती है, तो 2 आ जाता है यहाँ, और प्लस जिंक हाइड्रोक्साइड के साथ में जिंक हाइड्रोक्साइड हो गया, अमोनिया सल्फेट के साथ मिलकर अमोनियम सल्फेट बनाता है, NH4 का होल ट्विस SO4। अब बोलिएगा यहाँ ट्विस क्यों आया, क्योंकि SO4 की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको मिला देते हैं, NH4 एक बार, NH4 2 बार, तो यहाँ 2 लगा लेते हैं, NH4 भी 2 बार होगी, OH यहाँ पे 2 बार, OH यहाँ पे भी 2 बार। ठीक है, Zn एक बार, Zn पे SO4 एक बार कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी जो होता है ये भी हमारा कौन सा फॉर्म में होता है, AQ के फॉर्म में, विलयन के फॉर्म में अलग हो जाता है। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, जो हम लोग का जो चौथा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग उसको अच्छी तरह देख के जाइएगा लास्ट टाइम में। Cu डबल प्लस और Ag डबल प्लस आयन के साथ अभिक्रिया। Cu डबल प्लस और Ag प्लस आयन के साथ में अभिक्रिया करके उसके रंग को बदल देता है, अर्थात वह संकुल यौगिक का निर्माण करता है। अब आप बोलिएगा संकुल यौगिक क्या है, ये संकुल यौगिक, इसको हम लोग उपसहसंयोजक यौगिक भी कहते हैं। ये हम लोग को 9वें चैप्टर में इस पार्ट, मतलब 9वें चैप्टर में, इसी वाले सेकेंड ईयर में 9वें चैप्टर में हमको पढ़ना है, उपसहसंयोजक यौगिक पार्ट का नाम ही है। तो उसमें हम लोग जानेंगे संकुल यौगिक क्या होता है। बट यहाँ पे आया है क्वेश्चन, तो हम उसको देख लेते हैं। तो ये जो कॉपर है, कॉपर डबल प्लस Cu डबल प्लस आयन के साथ में, ये Cu डबल प्लस आयन जो होगा हमारा AQ के फॉर्म में होता है, के साथ में कौन सा, NH3 अभिक्रिया करते हैं, ये गैस फॉर्म में। जब ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या होता है, Cu और NH3 मिलकर संकुल यौगिक बनाते हैं। संकुल यौगिक इस प्रकार का होता है, इसमें एक धातु होता है और धातु के चारों ओर लिगेंड होते हैं, इसको लिगेंड कहा जाता है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा वहां तो आपको अच्छे से बताऊंगा लिगेंड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 रहेगा और ये डबल प्लस आयन। ठीक है, ये संकुल यौगिक हो गया। अब कैसे बना, क्या बना, इस आप मेरे से 8वें 9वें चैप्टर में
8वें 9वें चैप्टर में आप अच्छी तरह समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा और ठीक है। तो CU डॉट का साइड के साथ में ये मिल करके क्या बनाता है, समतुल्य यौगिक का निर्माण करता है। इसमें इसका रंग जो होता है रंग चेंज हो जाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग जांच परीक्षा में भी करते हैं। इसका रंग पहले नीला होता है, परंतु जैसे ही NH3 गैस प्रवाहित की जाती है उसका रंग कैसा हो जाता है, गहरा नीला। जैसे ही गहरा नीला हुआ समझ जाइएगा वो गैस कौन सी गैस थी, NH3 था। अब एक और किसके साथ में, Ag विलेन के साथ में। Ag सिंगल प्लस होता है, Ag विलेन के साथ में यह अभिक्रिया जब करता है तो इसके साथ में भी ये क्या बनाता है, समतुल्य यौगिक का निर्माण करता है। समतुल्य यौगिक जो हमारा होता है AgNH3 का होल 20, अर्थात ये लिगेंड दूरी लेता है और यहाँ पे जो इसका आयन था यहाँ का आयन आ जाता है, यहाँ आ जाता है। क्लियर। इसमें भी जब ये किया जाता है, इसके प्रवाहित किया जाता है तो इसका भी रंग परिवर्तित हो जाता है। इसका रंग पहले रहता है श्वेत सफेद रंग का, परंतु बाद में ये कैसा हो जाता है, रंगहीन कर देता है। दिखाई दे रहा है नीचे, हाँ रंगहीन कर देता है। तो इस प्रकार से ये जो एमोनिया गैस है इन दोनों के आयन में जांच के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अच्छी तरीके से रासायनिक गुण देख लिए, 4 देखिएगा, 4 ही आपके लिए काफी है। तो इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे लास्ट वाला याद रखिएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लास्ट उपयोग को देखेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब बारी है अमोनिया की उपयोग की। तो अमोनिया का उपयोग क्या है इसे जानने से पहले हम लोग, मैं इससे पहले अमोनिया का रासायनिक गुण और भौतिक गुण लिखा था, वहां मैंने अमोनिया कर दिया था। अब पहले उसको अमोनिया कर लेंगे। ठीक है, तो अमोनिया का उपयोग पहला नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट आदि के उत्पादन में किया जाता है, क्योंकि यूरिया में इसको पाया जाता है, उसमें किया जाता है। ठीक है, दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट उपयोग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके बाद वाले टॉपिक में आपको मैं एक और वीडियो दूंगा जिसमें आपको नाइट्रिक अम्ल बनाने के लिए गुण तथा उपयोग होगा। तो अमोनिया का उपयोग नाइट्रिक अम्ल बनाने में, मतलब HNO3 बनाने में भी किया जाता है। ओस्टवाल्ड द्वारा बनाया जाता है इसको। ठीक है, थर्ड नंबर है इसका द्रवित रूप को प्रशीतक मतलब ठंडा करने में इसका उपयोग किया जाता है। प्रशीतक के रूप में मतलब ठंडा करना। इसकी द्रव अमोनिया को, जब द्रव अमोनिया को लिया जाता है तो वो किसी भी चीज को जल्दी फ्रीज कर देता है, मतलब टेम्परेचर को घटा देता है। नेक्स्ट है अकार्बनिक यौगिकों के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो कंप्लीट हुआ यहाँ पर उपयोग, गुण और बनाने की विधि। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा और आप जो पेपर देने जाइएगा, पेपर डालने से पहले एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप उसको अच्छी तरह देख के जाएंगे। और अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आ रहा है, कोई डाउट हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो आप मुझे इस क्वेश्चन के कमेंट में बताइएगा कि मुझे ये परेशानी हो रही है, मैं उसको दूर करने के लिए फिर आगे बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ओस्टवाल्ड यौगिक को लेकर के।